आयशा को बोल ना, वो तो है, कौन सा आयशा चला गया मुझे पता नहीं, कि एक आयशा खातून रिमूव हो गया सर। 32 गई है। 32 गई के इन्फॉर्म कर दो, फिर से ज्वाइन करो, कोई ना कोई जाता ही है। चलिए आज बात करेंगे इंटरनल ऑडिट के। इंटरनल ऑडिट मतलब नॉर्मली जो ऑडिट के बारे में बात होता है, हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट में इसके बारे में चर्चा किए थे। इंटरनल ऑडिट मतलब ऑर्गेनाइजेशन के भीतर ही ऑर्गेनाइजेशन का एक्टिविटी को इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन करना। एंड इसका फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव 2-3 है, जिसमें पहला आता है अगर फ्रॉड और एरर होता है तो पहले उसको आइडेंटिफाई करना, रादर प्रिवेंट करना, एंड उसके लिए रेक्टिफाई करना। दूसरा मैनेजमेंट को सजेशन देना, दैट इज ऑपरेशन का कौन सा जगह में इंप्रूवमेंट करना चाहिए, और मैनेजमेंट का जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है उसको और भी मजबूत करना। दैट इज द फंक्शन ऑफ द इंटरनल ऑडिट। तो इंटरनल ऑडिट क्या है? इंटरनल ऑडिट एक्चुअली ऑडिटर इंटरनल ऑडिट के ऊपर बहुत रिलाई करता है। इंटरनल ऑडिट इज अ इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन, अप्रेजल भी बोल सकते हैं, इवैल्यूएशन एक्टिविटी, इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन एक्टिविटी बा अप्रेजल एक्टिविटी कहां पर होता है? विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में। बट नॉर्मल जो एक्सटर्नल ऑडिट होता है ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में नहीं, वो बाहर से आके आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर इंडिपेंडेंट टिप्पणी करके जाएगा। हाँ, पेमेंट आप करते हैं इसका मतलब ये नहीं होता है कंट्रोल आप रखते हैं। सिंपल एक एग्जांपल दूंगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। हम लोगों का मान लीजिए प्राइवेट कॉलेज है, तो प्राइवेट कॉलेज में फीस कौन देता है? स्टूडेंट देता है। क्या स्टूडेंट बोल सकता है जितना नंबर बोल रहा हूं ना नंबर दो? नेवर। व्हाई? बिकॉज आप लोगों को, हम लोगों के साथ आप लोगों का इंडिपेंडेंट रिलेशन नहीं है, हम लोग इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं। इवन प्राइवेट कॉलेज में सैलरी देता है तब भी हम लोगों का इंडिपेंडेंस के ऊपर हाथ नहीं आता है। सो दैट इज अ इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन activity within the organization for the review of the activity, for review of the activities and providing suggestion for improvement and to evaluate the effectiveness of internal control and provide suggestion thereon. तो इंटरनल ऑडिट क्या है? इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन एक्टिविटी within the organization for the review of the activities, providing suggestion for improvement and to evaluate the effectiveness, the internal control and provide the suggestion. अगर मैं इसको लिखता हूं तो क्या लिखूंगा? for the review of the activities, providing suggestion for improvement and to evaluate the effectiveness of internal control system and provide suggestion thereon. So ये था, मैं बोल सकता हूँ that are the features of internal audit. तो internal audit क्या है? independent evaluation activity है। कहां पर होता है? ऑर्गेनाइजेशन के भीतर ही होता है। for the review of the activities मतलब एक्टिविटी को, जो ऑर्गेनाइजेशन में जो एक्टिविटी हुआ है, मतलब ट्रांजैक्शंस जो हुआ है उसको रिव्यू करेगा। providing suggestion for improvement, suggestion देगा for improvement, to evaluate the effectiveness of internal control, ये क्या करेगा? evaluate करेगा the effectiveness of internal control system and provide suggestion thereon. And provide suggestion thereon. That are the concept of internal audit. So what is the objective of internal audit? The objective of internal audit are as follows:
to check the reliability of the financial and statistical information provided to the management. ये क्या करता है, ये मैनेजमेंट को जो इंफॉर्मेशन दिया जाता है डिसीजन मेकिंग के लिए, वो इंफॉर्मेशन कितना रिलायबल है, बिकॉज इंटरनल ऑडिट का रिपोर्ट कभी भी बाहर नहीं आता है। तो ये ऑडिट का रिपोर्ट, ये ऑडिट का रिलायबिलिटी कहां पर इंपॉर्टेंट होता है, मैनेजमेंट लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। To check whether the accounting policy of the organization are followed as per plan, मतलब जैसे अकाउंटिंग पॉलिसी प्लानिंग किया गया है, मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करेगा ऐसे ही अकाउंटिंग पॉलिसी जैसे प्लान हुआ है वैसे ही अकाउंटिंग हो रहा है और नहीं। Evaluate the authorization for purchase, sales and utilization of asset for the organization. वो इवेल्युएट करके क्या देखेगा, वो इवेल्युएट करके क्या देखेगा, वो देखेगा क्या परचेज, सेल्स एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एसेट्स जो होता है वो एज पर ऑथराइजेशन हुआ है, यस और नो। टू कंफर्म दैट लायबिलिटीज आर इनकर्ड फॉर द बिजनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, देखेगा जो लायबिलिटी इनकर्ड हुआ है बिजनेस में वो क्या बिजनेस पर्पस के लिए है ना बिजनेस छोड़ के डायरेक्टर लोगों का पर्सनल पर्पस के लिए है। टू इवैल्यूएट द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड आइडेंटिफाई द लिमिटेशन व वीकनेस and also provide suggestion to management for the improvement। आप लोग जानते ही है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जिम्मेदारी है मैनेजमेंट का इंप्लीमेंट करने के लिए ना। मैनेजमेंट जो इंप्लीमेंट करता है एज ए ऑडिटर, इट इज योर ड्यूटी, इट इज योर जॉब। इंटरनल ऑडिटर आप क्या करेंगे, उस इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को इवैल्यूएट करेंगे, करने के बाद अगर कहीं पर आपको लिमिटेशन, लूपहोल्स व वीकनेस नजर आता है, मैनेजमेंट को तुरंत आप सजेशन प्रोवाइड करेंगे। सर ऐसा ही एक काम एक्सटर्नल ऑडिटर का है। देखिए एक्सटर्नल ऑडिटर को ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट कुछ पता चलता है तो वो बोल सकता है, लेकिन इंटरनल ऑडिटर को ये मैटर बोलना ही पड़ेगा। टू हेल्प द मैनेजमेंट टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट फ्रॉड एंड एरर, सबसे बड़ा इसका काम है, वो मैनेजमेंट को हेल्प करता है सो दैट इट कैन डिटेक्ट एंड प्रिवेंट फ्रॉड एंड एरर। टू कंडक्ट अ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन फॉर द मैनेजमेंट, वो मैनेजमेंट के लिए अगर जरूरत पड़े तो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, व्हाई करंट रेशियो फॉल कर रहा है, व्हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है, व्हाट इज द रीजन ऑफ प्रॉफिट डिक्रीज कर रहा है, ये सब इवैल्यूएट करके वो मैनेजमेंट को बोल सकता है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल ऑडिट। तो इंटरनल ऑडिट का ऑब्जेक्टिव टू चेक द रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन अदर देन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो मैनेजमेंट को प्रोवाइड किया जाएगा उसका रिलायबिलिटी देखेगा। टू चेक द अकाउंटिंग पॉलिसी, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जो अकाउंटिंग पॉलिसी चलता है एज पर प्लान वही वो चलता है, यस और नो देखेगा। देखेगा जो परचेज, सेल एंड यूज ऑफ एसेट एज पर ऑथराइजेशन हुआ है और नॉट। कंफर्म करेगा जो लायबिलिटी इनकर्ड हुआ है फॉर द बिजनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और नॉट, मतलब डायरेक्टर लोगों का पर्सनल पर्पस के लिए तो नहीं। इंटरनल कंट्रोल को इवैल्यूएट करेगा एंड देखेगा कोई वीकनेस और लिमिटेशन है तो अगर वीकनेस और लिमिटेशन आइडेंटिफाई करता है तो तुरंत मैनेजमेंट को इत्तला करेगा फॉर इंप्रूवमेंट। टू हेल्प द मैनेजमेंट टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट द फ्रॉड एंड एरर, मैनेजमेंट को हेल्प क्या करेगा, हेल्प करेगा टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट फ्रॉड एंड एरर। टू कंडक्ट स्पेशल इन्वेस्टिगेशन फॉर द मैनेजमेंट, क्या करेगा मैनेजमेंट को इन्वेस्टिगेशन, अगर मैनेजमेंट चाहे कुछ कुछ मैटर के ऊपर वो चाहे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन करके देखेगा, प्रूफ मतलब कुछ प्रूफ करेगा। मैंने आप लोगों को ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन का डिफरेंस चैप्टर 1 में सिखाया था, वेरी इंपॉर्टेंट वो भी बोला था। तो इन्वेस्टिगेट द रीजन ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, रीजन ऑफ डिक्रीजिंग करंट रेशियो, करंट रेशियो इंडिकेट करता है शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो ये सब वो चेक कर सकता है। सर हाँ बोलो। सर इंटरनल ऑडिट मतलब सजेशन देगा और एक्सटर्नल ऑडिट्स ओपिनियन। यस ना, ऐसा मत सोचिए, इंटरनल ऑडिट ऑर्गेनाइजेशन के भी आप पे ही काम करेगा, ओके, एंटिटी के भी आप पे काम करेगा, और एक्सटर्नल ऑडिट वो किसके भी आप पे ओपिनियन देगा, दोनों ही बेसिकली ओपिनियन देता है, लेकिन एक्सटर्नल ऑडिटर मैनेजमेंट के भी आप पे काम नहीं करता है,
वो काम करता है ओनर्स के बिहाफ पर, करके वो रिपोर्ट देता है, ओपिनियन देता है। उसका इंडिपेंडेंट, वो भी इंडिपेंडेंट देता है, ये भी इंडिपेंडेंट, लेकिन एक्सटर्नल ऑडिटर का इंडिपेंडेंस ज्यादा है देन इंटरनल ऑडिटर। इंटरनल ऑडिटर मोस्ट ऑफ द टाइम उसका ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय हो जाता है, ठीक है। ठीक है सर। नाउ लीगल प्रोविजन फॉर इंटरनल ऑडिट फॉर द कंपनी, मतलब कौन कौन कंपनी के लिए इंटरनल ऑडिट रखना कंपलसरी है। फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ कंपनीज शैल बी रिक्वायर्ड टू अपॉइंट एन इंटरनल ऑडिटर, मतलब नीचे जो कैटेगरी मैंने दिया है वहां पर कंपलसरीली आपको इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा। शैल बी रिक्वायर्ड टू अपॉइंट इंटरनल ऑडिटर कंपलसरीली। नंबर 1, एवरी लिस्टेड कंपनी, मतलब हर लिस्टेड कंपनी को ऑडिटर रखना जरूरी है। नंबर 2, एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, मतलब लिस्टेड कंपनी के लिए भी है और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए है भी है। सर लिस्टेड कंपनी के लिए कंपलसरी है, उसका कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए कुछ कंडीशन है। क्या है? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए उसका शेयर कैपिटल 50 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। कौन सा ईयर में शेयर कैपिटल? प्रीवियस ईयर में। प्रीवियस ईयर में मतलब एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर उसका 50 करोड़ से ऊपर, मतलब लास्ट ईयर का बैलेंस शीट में उसका 50 करोड़ से ऊपर उसका शेयर कैपिटल रहना चाहिए। 2, टर्नओवर मोर देन 200 करोड़ ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। अगर कैपिटल नॉर्म्स फॉलो नहीं करता है तो देखना चाहिए क्या टर्नओवर मतलब रेवेन्यू 200 करोड़ से ऊपर जा रहा है, यस और नो, ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। द आउटस्टैंडिंग लोन द आउटस्टैंडिंग लोन फ्रॉम द बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या 100 करोड़ से ऊपर जाता है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक मोर देन इक्वल टू 25 करोड़ एट एनी टाइम, एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। मतलब अगर आप पब्लिक से डिपॉजिट लेते हैं, अगर कोई पब्लिक कंपनी जो अलाउड है 25 करोड़ से ऊपर क्या पब्लिक डिपॉजिट है ड्यूरिंग द एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। आउटस्टैंडिंग लोन ड्यूरिंग द एनी टाइम 100 करोड़ से ऊपर, टर्नओवर 200 करोड़ से ऊपर एंड पेड अप कैपिटल 50 करोड़ से ऊपर। ये 4 में एनी वन कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाता है, अगर वो पब्लिक कंपनी है या अनलिस्टेड, तो उसके लिए इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट रखना कंपलसरी हो जाता है। नेक्स्ट, एवरी प्राइवेट कंपनी, ये किसके बारे में बोल रहा हूं? अभी तक जो बोला था पब्लिक कंपनी के बारे में, अभी जो बोलूंगा दैट इज एवरी प्राइवेट कंपनी जो पब्लिक नहीं है। टर्नओवर फॉर मोर देन 200 करोड़ ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है जिस ईयर में बिजनेस कर रहे हो, ऑडिटर अपॉइंट करना है उस ईयर में नहीं, उससे पहले ईयर में आप टर्नओवर चेक करेंगे। दूसरा, आउटस्टैंडिंग लोन फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मोर देन इक्वल टू 100 करोड़, एटलीस्ट 100 करोड़ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। मतलब बोल रहा है टर्नओवर 200 करोड़ से ज्यादा हो सकता है, और मतलब टर्नओवर का प्रोविजन अगर एप्लीकेबल नहीं है तो देखेंगे क्या लोन कहां से, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से क्या 100 करोड़ से ऊपर जा रहा है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये लोगों के लिए इंटरनल ऑडिट अपॉइंट करना कंपलसरी है। नाउ हु आर द एलिजिबल पर्सन एलिजिबल फॉर इंटरनल ऑडिटर? फर्स्ट, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, एनी अदर पर्सन एज प्रिस्क्राइब फॉर द पर्पस। अभी तक किसी को पर्पस के लिए किसी को प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है। मे बी एन एम्प्लॉय और मे नॉट बी एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय भी हो सकता है, मतलब अपॉइंटमेंट एज ए एम्प्लॉय भी हो सकता है और आउटसोर्सिंग भी कर सकता है। एक मजे का चीज बताता हूं, पहले इंटरनल ऑडिट का पूरा फंक्शन चार्टर्ड अकाउंटेंट लोगों का जागीर था, मतलब कोई काम और चार्टर्ड अकाउंटेंट छोड़ के इंटरनल ऑडिट नहीं कर सकता।
लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 में क्या किया गया है, चार्टर्ड अकाउंटेंट लोगों को बोल गया है आप इंटरनल ऑडिट तो कर ही सकते हैं, नो प्रॉब्लम, उसके साथ कॉस्ट अकाउंटेंट, बिकॉज कॉस्ट अकाउंटेंट का बहुत रिप्रेजेंटेशन था, बिकॉज सर हम लोगों का स्टूडेंट कोई पढ़ता ही नहीं है, तब ये एरिया का, बिकॉज कॉस्ट अकाउंटेंट जहां पर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो छोड़ के कॉस्ट ऑडिट में कोई काम नहीं कर सकता था। तो इंटरनल ऑडिट फंक्शन जैसे ही मैंने कॉस्ट ऑडिटर को हाथ में सौंप दिया है, मतलब कॉस्ट ऑडिटर का काम करने का जो एरिया है, स्कोप है, वो बढ़ चुका है। तो अब चार्टर्ड अकाउंटेंट भी कर सकता है, कॉस्ट अकाउंटेंट भी कर सकता है, और एनी अदर पर्सन एज मे बी प्रिस्क्राइब फॉर दिस पर्पस हो सकता है, एमकॉम, हैविंग अकाउंटिंग नॉलेज, कंपनी सेक्रेटरी, ये लोग भी कर सकता है, लेकिन अभी तक कोई प्रिस्क्राइब नहीं हुआ है। There may be employee or may not be employee of the organization. Organization को employee हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। चलो बोलो, यहां तक कोई डाउट? डन? सर हाँ इंटरनल ऑडिट कोई भी टाइम कर सकते हैं? इंटरनल ऑडिट कोई भी टाइम है, लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन का आउटसोर्स, देखिए अगर आउटसोर्सिंग कराता है आप आपके उसके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मली जो लोग इंटरनल ऑडिट करता है वो साल के अंत में नहीं करता है, वो कंटिन्यूअसली करता है। एक्सटर्नल ऑडिट कंटिन्यूअस नहीं करेंगे तब भी चलेगा, छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इंटरनल ऑडिट कंटिन्यूअस प्रोसेस है नॉर्मली। नहीं तो इंटरवल में ला सकते हैं, जैसे बोल सकते हैं मान के एंड में आइए। आप लोग कभी बैंक में गए हैं? यस सर। देखिएगा एक टेबल है जहां पर दो इंसान बैठ के टुक टुक, उसके सामने बहुत वाउचर पड़ा हुआ है, वो टुक टुक करके क्या देख रहा है, अच्छी तरह से गौर कीजिए। दैट इज अ इंटरनल ऑडिटर। उसको जाके अगर आप कोई काम बोलेगा और स्टेट वे में ना बोलेगा मुझे नहीं, दूसरे से, मतलब वो बैंक में बैठा है और क्यों नहीं काम करेगा, बिकॉज वो इंटरनल ऑडिटर है। नॉर्मली बैंक फैंग में क्या होता है, एम्प्लॉय इंटरनल ऑडिटर नहीं होता है, वो बाहर से आउटसोर्सिंग कराता है, मतलब किसी ऑडिट फर्म को बोलता है ऑडिट करने के लिए। बड़ा बड़ा कंपनी क्या करता है, मान लो बड़ा चार बिग बड़ा फर्म होता है, याद रखना। वन है डेलॉयट, दूसरा है पीडब्ल्यूसी प्राइस वाटर हाउस कूपर्स, दूसरा है केपीएमजी, एंड फोर्थ है अर्नस्ट यंग EY। ये चार इंटरनेशनली बड़ा बड़ा फिगर है, फॉर्म है। तो ये नॉर्मली क्या करता है, कोई कंपनी अगर स्टैट्यूटरी ऑडिट करता है, दूसरा कंपनी को रिस्पांसिबिलिटी दे देता है आप इंटरनल ऑडिट कीजिए। नॉर्मली ऐसा कंपल्शन नहीं है, लेकिन बड़ा कंपनी से, बड़ा फॉर्म से इंटरनल ऑडिट कराएगा तो मैं कुछ देर बाद आपको बताऊंगा उससे क्या होगा, रिस्क कम हो जाएगा। मान लीजिए मैं अगर इंटरनल ऑडिटर बन सकता हूं, मैं अगर इंटरनल ऑडिट करता हूं, मेरा जो रिलायबिलिटी होगा, अगर कोई डेलॉयट आके, डेलॉयट फर्म में डेलॉयट अगर अपॉइंटेड होता है कंपनी हम लोगों का इंटरनल ऑडिट पर्पस के लिए, उसका ऑडिट रिपोर्ट मुझसे ज्यादा तगड़ा होगा, बिकॉज मुझसे ज्यादा वो इक्विप्ड है। Any query? Any query? यहाँ बड़ा फर्म, सॉरी सर बड़ा फर्म में मतलब अच्छा ऑडिट होता है? बड़ा फर्म में ऑडिट का टेक्निक ही अलग होता है। बड़ा फर्म मतलब जहां पर ऑडिट वर्क, वो ऑडिट काम करने के बाद वो ऑडिट दूसरा कोई चेक करेगा, दैट इज बड़ा फर्म का ऑडिट। मतलब मैंने ऑडिट करके गया और वही ऑडिट मेरा ही फर्म क्या कराएगा, चेक कराएगा, दैट इज बड़ा फर्म, जिसका इक्विपमेंट रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, जहां पर हाई लेवल का एक्सपर्टाइज रहता है, दैट इज बड़ा बिग फर्म। जो चार फर्म बोला, नाम याद रखना ऑलवेज, ऑडिट में चार फर्म बहुत नाम फेमस है,
that is KPMG, EY, Armstrong and Young, फॉरेन फर्म है सभी, प्राइस वाटरहाउस कूपर्स नाम देखती है आपको पता चल जाता है, PwC एंड दूसरा होता है आपका डेलॉयट। याद रखना यहाँ पर भी एमकॉम, इस बार हम लोगों का कॉलेज से एटलीस्ट 4-5 स्टूडेंट को EY में नौकरी मिला है। मतलब इसमें 2 बच्चा शामिल है जो राहुल रोहित के भाई का बैच का स्टूडेंट है, मुझे फोन करके बोला था जो सर हम लोगों को EY में नौकरी मिल गया है। सर वो लोग तो ऑडिटर नहीं है, उसको ऑडिटर का जॉब कैसे मिल गया, मैं बताता हूं उसको कैसे मिल गया। ये आप ऑडिट 2 प्रकार का होता है, एक ऑफशोर ऑडिट और दूसरा इंडियन ऑडिट। ऑफशोर ऑडिट मतलब बाहर कंपनी का ऑडिट, बाहर कंपनी मतलब जिस देश का इस देश में ऑपरेशन नहीं है, तो ऑडिट कैसे करता है सर, आज का डेट में कोई डॉक्यूमेंट हाथ में तो होता नहीं है, पूरा ही सिस्टम जनरेटेड है, तो सिस्टम में घुस के ऑडिट करता है, दैट इज कॉल्ड ऑफशोर ऑडिट। जो डॉक्यूमेंट ऑनलाइन में आ जाता है, आप लोग जितना बड़ा बड़ा ऑफिस देख रहे हैं विदेश में है, तो इंडिया में सेल्स चीप लेबर, तो इंडिया में ये सब फर्म क्या करता है, ऑफशोर ऑडिट करता है। बिकॉज यहाँ पर ऑफशोर ऑडिट कराएंगे तो एक एम्प्लॉय को 40,000 50,000 देगा तो काम हो जाएगा, ऑफशोर ऑडिट के बाद बोल रहा हूं। लेकिन वही अगर विदेश में ही वो ऑडिटर से देके ऑडिट कराता है तो इट इज बिकम टू कॉस्टली, नियर अबाउट 10 लाख 12 लाख लगेगा, जहां पर 5 यहाँ पर कराएंगे तो 5-6 लाख में बिल में काम हो जाएगा। तो ये आपको देखना पड़ेगा। सो दैट इज कॉल्ड ऑफशोर ऑडिट। तो ये ऑफशोर ऑडिट में बहुत सारे स्टूडेंट का नौकरी अब होता है। अगर आपके पास सीए और कॉस्टिंग इंटर का डिग्री है, ग्रेजुएशन में अच्छा मार्क्स है, ग्रेजुएशन का नॉलेज अगर तगड़ा है, मैं बार बार बोलता हूं, तब ये आप लोग जान लीजिए आपका नौकरी कंफर्म ये 4 फर्म में। बिकॉज ये लोग रेगुलरली ह्यूज एम्प्लॉयड अपॉइंट कराता है, ह्यूज ऑफशोर ऑडिट में। ये जो बोला है 4, केपीएमजी का कलकत्ता में ऑफिस आई थिंक नहीं है, लेकिन EY का ऑफिस कलकत्ता में है, डेलॉयट का ऑफिस कलकत्ता में है, PwC का तो बहुत बड़ा बिल्डिंग है, मतलब वहां पर ही एटलीस्ट 12-15 हजार लोग एम्प्लॉय काम करता है सिर्फ PwC में ही। तो आप लोग अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई करेंगे, नॉलेज यहाँ पर इंटरव्यू में मार्कशीट से ज्यादा नॉलेज दिखता है, कितना तगड़ा उसका नॉलेज है, इतना इसलिए इतने डिटेल में पढ़ाता हूं तुम लोगों को। जिसका नॉलेज एकदम तगड़ा है तो वो आराम से उस वहां पर जॉब मिल जाएगा। अगर कॉस्टिंग बस सीए किसी का इंटर आपके पास का सर्टिफिकेट है, बीकॉम और एमकॉम, कोई एक एमकॉम अगर कंप्लीट है, मतलब आइदर आप एमकॉम कीजिए और आप क्या कीजिए, बीकॉम के बाद कॉस्ट और सीए इंटर कंप्लीट कीजिए, आप कंफर्म रहिए आपके पास नौकरी मिलेगा। आपको मैं एक चीज बताता हूं, बीकॉम खत्म होते होते आप लोग इमीडिएटली बीकॉम के बाद कॉस्टिंग इंटर में ज्वाइन करेंगे। आप इससे पहले अगर मैं कैट कोर्स शुरू करा सकता हूं तो कैट कोर्स का मॉड्यूल 1 कंप्लीट करने के तुरंत बाद आप लोग कॉस्टिंग इंटर में ज्वाइन करेंगे, और कॉस्ट इंटर का सर्टिफिकेट आपके लिए बहुत काम में आएगा उस टाइम, बिकॉज आपके पास बीकॉम का डिग्री है प्लस कॉस्टिंग का डिग्री है। नेचुरली मार्केट में आपका वैल्यूएशन बहुत बढ़ेगा, और आप लोग एक साथ मिलके पढ़ेंगे, सीरियसली पढ़ेंगे तो कॉस्ट का फाइनल भी आप लोग क्लियर कर लेंगे, और कॉस्ट का फाइनल क्लियर कर लेंगे तो मेरे लिए तो आप बड़ा बड़ा कैडबरी का गिफ्ट आप लेके ही आएंगे, इतना अच्छा नौकरी आप लोगों को मिलेगा। बार बार बोल रहा हूं, दूर की सोचो, दूर की सोचो, शॉर्टकट मत सोचो। तुम लोग सोच के देख सकते हो, हम लोग आराम से छोटा मोटा करके चला जा सकता है, बिकॉज मैं आप पीडीएफ दे दूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सर कभी नहीं करते हैं। सर हर आइटम को डिटेल में पढ़ाते हैं, मैं नहीं, सब जितना टीचर है वो अपना अपना लेवल में जितना मैक्सिमम हो सकता है वो सब उसको आप लोगों को देते हैं। इसका एक ही ऑब्जेक्टिव है, आप लोगों के पास नॉलेज स्ट्रांग हो और आप लोग मार्केट में आपका वैल्यूएशन बढ़े। सो दैट आर द प्राइम ऑब्जेक्टिव हम लोग जो आप लोगों के लिए काम करते हैं। ठीक है, चलो दूसरे मैटर के ऊपर बात नहीं करेंगे, आप मेरा मैटर में आ जाते हैं। नाउ रिलायंस बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑन इंटरनल ऑडिटर्स वर्क, यहां पर भी आपको एक ऐसे का रेफरेंस लेना पड़ेगा ही पड़ेगा। एटलीस्ट 6-7 बार ये क्वेश्चन आया है। ऐसे 610 ऐसे
610 का मतलब क्या है? External auditor is a responsible for his report. External auditor मतलब statutory auditor is responsible for his report. He should not blindly depends on the work of the internal auditor. External auditor जो ओपिनियन देगा, उसका जो रिलेटेड रिस्क है उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है. वो बोलेगा मैंने तो इंटरनल ऑडिटर का रिपोर्ट के ऊपर डिपेंड किया है, मैटर आएगा तो कोर्ट बोलेगा आपको किसने बोला है इंटरनल ऑडिटर का मैटर आप मतलब आप ब्लाइंडली बिलीव करें? आपका काम एक्सटर्नल ऑडिटर क्या है, उसका काम इंटरनल ऑडिटर का है, आप बिलीव नहीं कर सकते. लेकिन ये भी बोला है कुछ एक्सटेंट तक आप बिलीव कर सकते हैं जो ऐसे में बोला गया है. What extent the external auditor can rely upon is based on the SA 610 using the work of internal auditor. इसका मतलब है SA 610 में SA 610 में यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, जहां पर बोला गया है कितना हद तक एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर के ऊपर डिपेंड कर सकता है. काम के डिपेंड मतलब काम के ऊपर रिलाई कर सकता है. बेसिकली एक्सटर्नल ऑडिटर का काम कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी भी शेयर नहीं हो सकता. उसका रिपोर्ट में गलती होगा तो जिम्मेदारी उसके ऊपर आएगा. वो इंटरनल ऑडिटर का रिपोर्ट ब्लाइंडली बिलीव नहीं कर सकेगा. तो ऐसे 610 में बोला गया है एक्सटर्नल ऑडिटर कितना तक इसको बिलीव कर सकता है. ये करने के लिए ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा? फॉलोइंग के बेसिस में द ऑडिटर शुड इवैल्यूएट, ऑडिटर शुड क्या करेगा? इवैल्यूएट करेगा डिपेंड करने से पहले व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन. ऑर्गेनाइजेशन में जो इंटरनल ऑडिट फंक्शन है वो क्यों है, उसका ऑब्जेक्टिव क्यों है? क्या ये कंपलसरी है? ना मैनेजमेंट एट ऑल इसका मतलब जानता है, ना मैनेजमेंट इंटरनल ऑडिट का रिपोर्ट का डिपार्टमेंट कभी खोल के भी नहीं देखता है. वो मैनेजमेंट का रिलायंस चेक करेगा व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन. दूसरा, व्हाट इज द टेक्निकल कॉम्पिटेंस ऑफ इंटरनल ऑडिटर. जो इंटरनल ऑडिटर काम कर रहा है क्या वो इंटरनल बीकॉम पास है, इनकॉम पास है, ना चार्टर्ड अकाउंटेंट है. नेचुरली अगर इंटरनल ऑडिटर चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो उसके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा रिलाई करेगा. Whether the work of internal auditor has been performed with the professional skill and care. Naturally एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को अगर अपॉइंट करोगे वो अपना काम तो प्रोफेशनल स्किल एंड केयर मतलब प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज एंड प्रोफेशनल केयर दिखा के ही काम करेगा. मतलब विद ड्यू केयर काम करेगा, नेग्लिजेंस दिखा के काम नहीं करेगा. जैसे स्टैंडर्ड्स में बोला गया है वैसे ही फॉलो करके काम करेगा. Whether there is a effective communication between external auditor and internal auditor. क्या इंटरनल ऑडिटर का काम एक्सेप्ट करने से पहले देखना पड़ेगा क्या इंटरनल ऑडिटर एक्सटर्नल ऑडिटर के साथ रेगुलरली कम्युनिकेट करता है. जो मैटर्स ऑफ फाइंडिंग सामने आता है ना एक्सटर्नल ऑडिटर को कुछ पता ही नहीं, इंटरनल ऑडिटर सब कुछ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को देके रिपोर्ट जमा दे दिया. ऐसा अगर सिचुएशन है तो कभी भी एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर के ऊपर रिलाई नहीं कर सकता. तो इंटरनल ऑडिटर के रिपोर्ट के ऊपर रिलाई करने से पहले उसका काम के ऊपर उसका फाइंडिंग्स के ऊपर रिलाई करने से पहले एक्सटर्नल ऑडिटर ऑब्वियसली इवैल्यूएट करेगा क्या इंटरनल ऑडिटर का व्हाट आर द फंक्शन ऑफ इंटरनल ऑडिट, व्हाट आर द कॉम्पिटेंस ऑफ इंटरनल ऑडिट. क्या इंटरनल ऑडिट अपना प्रोफेशनल स्किल एंड जजमेंट यूज किया है और नहीं. वेदर इंटरनल ऑडिटर एक्सटर्नल ऑडिटर के साथ मैटर उभर के आता है कम्युनिकेट करता है नहीं. मतलब इन दोनों के भीतर कम्युनिकेशन है और नहीं. ना कि ऐसा सिचुएशन है एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर के बारे में कुछ जानता ही नहीं है, रिपोर्ट देना है रिपोर्ट देके छोड़ दिया है. नाउ बेस्ड ऑन दैट इवैल्यूएशन द ऑडिटर शुड डिटरमिन द फॉलोइंग बेस्ड ऑन द अबव इवैल्यूएशन. ये इवैल्यूएट करने के बाद ऑडिटर डिटरमिन करेगा the following कितना हद तक वो रिलाई करेगा. The auditor should determine the following. क्या डिटरमिन करेगा? Whether and to what extent
he should use the work of internal auditor for his audit purpose. Whether क्या करेगा और नहीं, और टू व्हाट एक्सटेंट मतलब कितना हद तक, अगर करेगा तो कितना हद तक करेगा, रिलाई करेगा और नहीं, मतलब इंटरनल ऑडिटर का काम ऑडिटर यूज करेगा और नहीं, अगर यूज करेगा तो कितना हद तक, वेदर and what extent, whether and to what extent he auditor would use the work of the, he मतलब external auditor would use the work of internal auditor for his audit purpose, whether it is adequate for external report audit purpose, जो इंटरनल ऑडिट चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन में है, वो क्या एक्सटर्नल ऑडिट के लिए पर्पस के लिए सफिशिएंट है? What is the nature, timing, extent of audit procedure employed to obtain the sufficient and appropriate audit evidence? इंटरनल ऑडिटर को भी तो sufficient and appropriate audit evidence कलेक्ट करना पड़ा. Now what is the nature, timing and extent? वो कौन से नेचर और टाइमिंग और एक्सटेंट में काम किया है to obtain the sufficient audit, appropriate audit evidence? क्या वो डेप्थ इन डिटेल स्टडी किया ना, वो सैंपल चेक किया? अगर इंटरनल ऑडिटर भी सैंपल चेक करता है तो उसका रिपोर्ट देख के मैं क्या करूंगा? whereas वो अगर डिटेल चेकिंग करता है देन उसका कोई मतलब होगा. तो ऑडिटर अपना बेस्ड ऑन द इवैल्यूएशन फॉलोइंग चीज को डिटरमिन करेगा, क्या क्या, वेदर वो रिलाई करेगा, अगर रिलाई करेगा तो कितना एक्सटेंट तक, क्या उसका ऑडिट के लिए इंटरनल ऑडिट इज एप्रोप्रिएट और नॉट. Now what is the timing, nature of extent or audit procedure employed to obtain the sufficient and appropriate audit evidence? तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर ये वर्ड ऑब्वियसली मेंशन करना SA 610 यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर. मैं ऑलवेज स्टूडेंट को बोलता हूँ, आप लोग एक पेज के पीछे ये SA का नाम लिख के रखिए, SA 610, SA 315, SA 200, SA 240. अभी तक तो आई थिंक ये 4 ऐसे ही आप लोगों को कराया गया है. 610 है इंटरनल ऑडिट के ऊपर कितना रिलाई, 315 रिस्क असेसमेंट, 240 आई थिंक फ्रॉड एंड एरर, एंड 200 आई थिंक क्या 200 बेसिक प्रिंसिपल गवर्निंग ऑडिट, और एक है 220 टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट जो शंकर सर ने कराया है. सर ने रेफरेंस दिया था ऐसे 200 का, 220 का. यस सर. तो वो 220 एक जगह लिख के रखिएगा, बिकॉज ये ऐसे जहां जहां पर ऐसे का रेफरेंस आप यूज करेंगे लिखना का क्वालिटी बहुत बढ़ता जाएगा. मतलब अगर टीचर देखता है स्टूडेंट ऐसे का 610 मेंशन करता है, इसका मतलब है ये एकदम अच्छा तरीके से पढ़ के आया है, मतलब ऐसे के बारे में जानता है. Now, difference between internal control, internal check and internal audit. तो चलिए आते हैं, पहले देंगे डेफिनेशन. इंटरनल कंट्रोल का डेफिनेशन आप लोग जानते ही है. इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज अ प्रोसेस designed, implemented and maintained by the management to provide reasonable assurance about the reliability of financial reporting, protection of asset and prevention of fraud and error. Internal control के भीतर ही internal audit and internal check आता है. Internal audit is an independent evaluation activity within the organization for reviewing and providing suggestion for the improvement and to examine and evaluate the effectiveness of internal control system. Internal check is a system of allocation of duties among the staff of the entity in such a way that work of one has been checked by another person automatically. Objective: to provide the effectiveness and efficiency and to the management, provide the suggestion for improvement, prevention of fraud and error in the accounts department. Scope: internal control पूरा as a whole organization, internal audit part of internal control, internal check is a part of internal control. Responsibility management, मैनेजमेंट के ऊपर इम्पोज होता है, कैसे इंटरनल कंट्रोल इम्पोज होगा. इंटरनल ऑडिटर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है इंटरनल ऑडिट का, और अकाउंट्स डिपार्टमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है दैट इज इंटरनल चेक का. सो दैट आर द क्वेश्चन. तो ये था आपका
internal audit, internal check, internal control and audit risk. That is the chapter number 2 जहां से 10 नंबर क्वेश्चन आएगा। अभी तक जो मैंने पढ़ाया है 20 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को यहां से मिलेगा। नेक्स्ट वीक से मैं सबसे बड़ा एरिया में एंट्री मारूंगा, दैट इज कॉल्ड कंपनी ऑडिट। ओके, वहां से मेरा कंपनी ऑडिट का पार्ट शुरू होगा। दैट इज अ टाइम कंज्यूमिंग पार्ट, आपको टाइम लगेगा, तो मोरलेस में लिख के रखा हूं, सो आपको लिए थोड़ा कम टाइम लगेगा। ठीक है, यहां तक कोई सवाल? नो सर। यहां तक कोई सवाल बेटा? नो। चलिए, अच्छा, आज आप लोगों के लिए एक छोटा खुशखबरी है। सेकेंड हाफ में मैं 12 बजे के बाद क्लास लेने वाला था वो नहीं लूंगा, और मंडे जो क्लास है वो मेरा 10 बजे का क्लास नहीं होगा, 11 बजे से क्लास होगा। एक्सक्यूज मी, 11 बजे से मेरा क्लास होगा। ठीक है, 10 बजे से मेरा क्लास नहीं होगा। डन? ठीक है सर। यस सर। ठीक। और